इसराइल और फ़लस्तीन का ये मसला बहुत ही पुराना मसला है। इसकी जो तारीख है 3000 साल से भी पुरानी है। अमेरिका ने इसे 53 टाइम्स वीटो किया यूनाइटेड नेशंस में। किंग सोलोमन ने पहला टेंपल बनाया जिसका नाम था टेंपल माउंट। वहां पे जाकर यहूदी अपनी इबादत करते थे। 1517 में ओटोमन एम्पायर वालों ने फ़लस्तीन के ऊपर अपनी हुकूमत करना शुरू की। 1897 में थियोडर हर्जल ने पूरी दुनिया के यहूदियों को बैसल स्विट्जरलैंड में बुलाया और उन्होंने वहां पे फर्स्ट वर्ल्ड ज़ियोनिस्ट कांग्रेस बनाई। आर्थर बेलफोर जो कि फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश राज के, उसने लियोनल वाटर रोथस्चाइल्ड को एक लेटर लिखा। उसमें उसने वाज़ेह किया कि जो फ़लस्तीन है वो यहूदियों का होमलैंड है और इसी के लिए ब्रिटिश राज उन्हें मुकम्मल सपोर्ट देगा। रिविजनिस्ट ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये यहूदियों का मिलिटेंट विंग था जिसका काम यही था कि वो यहूदियों को सपोर्ट करने के लिए अरबों के साथ लड़ते थे और अरबों के साथ मुख्तलिफ लड़ाइयों की वजह से उन्होंने 3000 से ज़्यादा अरब 1930s की दहाई में मारे थे। 1945 में बड़ी मुश्किल से यूनाइटेड नेशंस बना। उसके बाद वो फ़लस्तीन के पीछे पड़ गया ताकि वो उससे दो हिस्सों में बांट सके। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक रेजोल्यूशन लाया जिसका मकसद ये था कि फ़लस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जो जेरूसलम रहेगा वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। अरब जो जंग हार गए, जो इसराइल था उसने 78% फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया लेकिन जो गजा पट्टी थी वो मिस्र के कब्जे में चली गई। 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया। इसराइल और फ़लस्तीन का ये मसला बहुत ही पुराना मसला है। इसकी जो तारीख है 3000 साल से भी पुरानी है। ज्यूज़ अरब आपस में कई हजार सालों से मुख्तलिफ मौकों के ऊपर लड़े हैं। इसराइल को जो बनाया गया है ना वो एक पूरी की पूरी कॉलोनाइजेशन के कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाया गया है। यहाँ पर यहूदियों की बस्ती बना के एक मुल्क बनाया गया है। इसराइल की जो मौजूदा आबादी वो 92 लाख है और इसने कई जंगें लड़ी हैं अरब ममालिक के साथ। इसके जो बॉर्डर्स हैं इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लुबनान के साथ हैं। इसराइल एक ताकतवर मुल्क है जिसे अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस की मुख्तलिफ मौकों के ऊपर सपोर्ट रही है। अमेरिका ने इसे 53 टाइम्स वीटो किया यूनाइटेड नेशंस में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल कितना ताकतवर है और इसे वेस्टर्न कंट्रीज़ की कितनी सपोर्ट हासिल है। हाल ही में इसराइल ने गजा के ऊपर हमला कर दिया जिसकी वजह से 8000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए हैं। अगर आपने फ़लस्तीन, इसराइल और यरूशलेम के बारे में सुना है तो आपने टेंपल माउंट, अल-अक्सा मस्जिद, डूम अफ्राक, वेस्टर्न वॉल और चर्च ऑफ होली सेपल्कर के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये पाक जगह हैं जिन्हें तीनों मज़हब के लोग मानते हैं। टेंपल माउंट को मुसलमान हरम अल शरीफ कहते हैं। यह जो टेंपल माउंट है ये 37 एकड़ के अराज़ी पर है। यहाँ पे जो वेस्टर्न वॉल है वहाँ पर यहूदी इबादत करते हैं और जो दूसरी जगह हैं डूम अफ्राक और मस्जिद अल-अक्सा से मुसलमान अपनी पाक जगह मानते हैं। ये जो चर्च ऑफ होली सेपल्कर है ये ईसाइयों के लिए पाक जगह है और ईसाई इसे अपनी खास जगह मानते हैं। तो इस एरिया की जो है बहुत ही खास अहमियत है। जो चर्च ऑफ होली सेपल्कर है वो 2 किलोमीटर की दूरी पर है टेंपल माउंट से, जिसकी वजह से इस पूरी एरिया की बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है। अब अगर आप देखेंगे यूनाइटेड नेशंस ने डिवीन प्लान बनाया था उसके ऊपर अगर नज़र डालेंगे तो आपको लगेगा कि जो 45% एरिया थी फ़लस्तीन की वो अरबों को दी गई थी, जो 55% एरिया थी वो दी गई थी यहूदियों को और जो यरूशलेम है वो यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में दिया गया था, यानी इंटरनेशनल कंट्रोल में। अगर आप मौजूदा मैप को देखेंगे तो फ़लस्तीन के 78% एरिया के ऊपर अब इसराइल कब्जा कर चुका है जिसकी वजह से फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। 2020 का जो मैप है उसमें 20,770 स्क्वायर किलोमीटर की जो अराज़ी है उसके ऊपर इसराइल ने कब्जा करके रखा है और जो बकाया इलाका उसमें ईस्ट जेरूसलम, वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप शामिल हैं, जिसकी जो टोटल अराज़ी बनती है वो बनती है 6020 किलोमीटर। यानी कि मौजूदा जो एरिया है उसमें से सबसे ज़्यादा जो एरिया है उसके ऊपर इसराइल ने कब्जा करके रखा है। आबादी के लिहाज से गजा स्ट्रिप को अगर देखा जाए तो गजा स्ट्रिप की जो आबादी है 23 लाख है। दूसरी तरफ जो वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम है वो 3 मिलियन है। टोटल मिला के जो फ़लस्तीन की आबादी बनती है वो 5 मिलियन और 3 लाख है और इनके पास जो टोटल एरिया है बड़ी मुश्किल से वो 22% है। इसराइल जो कब्ज़ा ग्रुप की सोच रखता है उसने माजी में फ़लस्तीन के मुख्तलिफ एरिया के ऊपर कब्ज़ा करके रखा है। जो वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप हैं आज भी इसके चारों तरफ से इसके कंट्रोल में है और हर चीज़ जो वेस्ट बैंक या गजा स्ट्रिप में होती है वो इसराइल के कंट्रोल के ऊपर ही होती है। वेस्ट बैंक में तो इसने अपनी कॉलोनीज बना के रखी हैं और उसका ख़तरनाक अनेक्सेशन प्लान है। इसराइल चाहता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता वेस्ट बैंक के ऊपर पूरा कब्ज़ा जमा ले। तो ये मसला तारीख का बहुत ही पुराना मसला है। तो आइए हम इसे तारीख में बड़ी गहराई में देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से पैगाम आता है कि कनान एक प्रॉमिस लैंड है, आप वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर अपनी हुकूमत बनाएं। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम और जो बनी इसराइल कौम थी वो फ़िरौन के जुल्म सितम से बिल्कुल ही तंग आ चुके थे। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे पहुँच तो नहीं पाए, अपनी हुकूमत तो नहीं बना पाए। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जैसे किंग सोलोमन भी कहा जाता है, उन्होंने वहाँ पर
اپنی حکومت بنائی اور کنگڈم آف اسرائیل بنایا۔ داؤد علیہ السلام جن کے اوپر ایک آسمانی کتاب بھی نازل ہوئی ہے، اسی کی وجہ سے اسے نبی اور رسول بھی کہا جاتا ہے۔ جو کتاب حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی اسے زبور کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے کنگ سولومن کہا جاتا ہے، 1047 بیفور کرسٹ کی بات ہے یہ۔ اس کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام نے ٹیمپل ماؤنٹ بنایا جو کہ پہلی یہودیوں کی عبادت گاہ تھی۔ وہاں پہ جا کر یہودی اپنی عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد 586 قبل مسیح بیبیلونین سے آئے، انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ کو نقصان پہنچایا اور اسے شہید کر دیا۔ اس کے بعد آئے پرشینز، انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ کو دوبارہ بنایا اور اسے نام دیا سیکنڈ ٹیمپل۔ دوسری صدی قبل مسیح میں رومن امپائر نے یروشلم کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی حکومت کرنا شروع کر دی۔ اس دوران انہوں نے ٹیمپل ماؤنٹ کو بڑا نقصان پہنچایا۔ 306 AD کی بات ہے، کنسٹنٹائن رومن امپرر بنے۔ جیسے ہی وہ رومن امپرر بنے، انہوں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے عیسائیت اپنائی۔ عیسائیت اپنانے کے بعد انہوں نے یہودیوں کے اوپر بڑا ہی ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور یہودیوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ کئی ہزار یہودی فلسطین چھوڑ کر یورپ کی طرف جانے لگے۔ 306 AD سے پہلے بھی رومن امپرر جو تھے یہودیوں کے اوپر بڑا ہی ظلم کرتے تھے، جس کی وجہ سے کئی ہزار یہودی فلسطین چھوڑ کے یورپ چلے گئے تھے ماضی میں بھی، اور یہ جو کہانی تھی آگے بڑھ رہی تھی۔ بات ہے 638 AD کی، جب آرمی آف عمر نے رومن امپائر کو شکست دی اور اپنی حکومت بنائی یروشلم میں۔ 638 کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ دوسرے مسلمانوں کے خلیفے ہیں، انہوں نے یہودیوں کے ساتھ بیٹھ کے ٹرمز آف پیس اور سرنڈر کی ڈیل کی۔ اس کے بعد تھوڑی ہی لڑائی میں یہ جو جنگ تھی بند ہو گئی اور مسلمانوں کی وہاں پہ حکومت قائم ہو گئی۔ جیسے ہی مسلمانوں نے اپنی حکومت بنائی تو انہوں نے الاقصی مسجد بنائی اور ڈوم آف فراق وہاں پہ بنایا۔ جو ویسٹرن وال تھی وہاں پہ یہود جا کر اپنی عبادت کرتے تھے، اور جو ڈوم آف فراق اور الاقصی مسجد تھی وہاں پر مسلمان جاتے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ کئی لاکھ جو یہودی تھے وہ یروشلم چھوڑ کے چلے گئے تھے یورپ، لیکن پھر بھی وہ ویسٹرن وال یا جو پوری ایریا ہے ٹیمپل ماؤنٹ کی، اس کی باقاعدہ عبادت کرتے ہیں اور اس طرف منہ کر کے عبادت کرتے تھے اپنی، یا پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد بات آتی ہے اوٹومان امپائر کی، یعنی کہ سلطنت عثمانیہ کی۔ 1517 میں اوٹومان امپائر والوں نے فلسطین کے اوپر اپنی حکومت کرنا شروع کی۔ اس کے دوران انہوں نے سارے مذہب کے لوگوں کے لیے باقاعدہ آسانیاں پیدا کی۔ اس کے حوالے سے انہوں نے ملت ایک نظام لانچ کیا۔ اس ملت کا مطلب یہ تھا کہ جو بھی مذاہب کے لوگ ہیں وہ اپنے طور طریقے سے ہر چیزیں کریں گے، اپنی عبادتیں، اپنے انصاف اور جو مختلف پروسیس ہوں گے وہ اسی طریقے سے ہوں گے۔ مسلمانوں کو شریعہ لا کے حساب سے ہر چیزیں کرنی ہوتی تھی، جو یہودی تھے انہیں حلاقہ سسٹم کے حساب سے، جو عیسائی تھے انہیں ہر چیز کنان سسٹم کے حساب سے کرنی ہوتی تھی، اور یہی خوبصورتی تھی ملت سسٹم کی۔ ریلیجس ڈائیورسٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے اوٹومان امپائر والوں نے اسے اچھے طریقے سے چلایا۔ جیسے ہی اوٹومان امپائر والوں نے اپنی حکومت بنائی تھی، انہوں نے اسے گریٹر پروونس آف سیریا بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے یہ ایک سیریا کا صوبہ بن کے رہ گیا تھا۔ اوٹومان امپائر کے چند آخری سال تھے جس میں 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے پوری دنیا کے یہودیوں کو بیسل سوئٹزرلینڈ میں بلایا، اور انہوں نے وہاں پہ فرسٹ ورلڈ زیونسٹ کانگریس بنائی، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو فلسطین ہے وہ یہودیوں کا ہوم لینڈ ہے، یعنی کہ یہودیوں کا وطن ہے، وہاں پہ سارے یہودی جا کر بسیں اور اپنی کالونی بنائیں۔ یہاں سے ابتدا ہوئی تھی یہودیوں کی کالونائزیشن کی فلسطین میں۔ تھیوڈر ہرزل خود ایک صحافی اور سیاستدان تھا، یہودی ہونے کے ناطے اس نے کہا تھا کہ یہودیوں کی کالونی وہاں پر بنائیں گے، اور جو پوری دنیا کے یہودی تھے انہیں اکٹھا کیا۔ اس چیز کو سپورٹ کرنے کے لیے پوری دنیا سے یہودی پیسے دے رہے تھے اور پیسے اکٹھے کیے جا رہے تھے تاکہ زمین خریدی جائے اور وہاں پہ بسنے کے لیے پورا نظام بنایا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہودیوں نے سوچ لیا اور ان کا وطن بن گیا۔ ورلڈ وار 1 کے خاتمے میں جو اوٹومان امپائر تھا وہ بالکل ہی کمزور ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے 1917 میں برطانیہ نے فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا، اور 1918 میں انہوں نے بالکل ہی پورے فلسطین کے اوپر قبضہ کر لیا۔ 1917 میں انہوں نے جیسے ہی فلسطین کے اوپر قبضہ کرنا شروع کیا تھا، بیلفور ڈکلیریشن آئی تھی۔ آرتھر بیلفور جو کہ فارن سیکرٹری تھے برٹش راج کے، اس نے لیونل واٹر روتھسچائلڈ کو ایک لیٹر لکھا۔ اس میں اس نے واضح کیا کہ جو فلسطین ہے وہ یہودیوں کا ہوم لینڈ ہے، اور اسی کے لیے برٹش راج انہیں مکمل سپورٹ دے گا۔ اس بیلفور ڈکلیریشن اور برٹش راج کی سپورٹ کی وجہ سے ہزاروں یہودی یورپ کے مختلف علاقوں سے فلسطین کی طرف آ رہے تھے اور بسنے کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ جیسے ہی برٹش راج نے اپنی حکومت بنانا شروع کر دی تھی تو اس نے ڈیوائیڈ اور رول کی گیم بھی اچھی کھیلنا شروع کی تھی۔ اس کالونی کو سپورٹ کرنے کے لیے برٹش راج نے باقاعدہ قسم کے یہودیوں کو سپورٹ دی اور زمین خریدنے، امیگریشن اور ہر چیز میں سپورٹ دینا شروع کی۔ ورلڈ وار 1 کا ختم ہونا، 1917 کی بیلفور ڈکلیریشن اور برٹش راج کی سپورٹ سے یہودیوں نے اپنا دیش بسانے کی بڑی ہی کوشش شروع کر دی۔ ہٹلر نے 1933 میں یہودیوں کا ہولوکاسٹ کرنا شروع کیا تھا۔
1933 से शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। इसके दौरान यहूदियों को चुन चुन के मारा जा रहा था। यहूदियों के ऊपर जुल्म के पहाड़ ढा दिए थे हिटलर ने। वो किसी को भी नहीं छोड़ा था, बच्चे बूढ़े औरतें सबके ऊपर जुल्म कर रहा था, जिसकी वजह से जो यहूदी थे पहले हज़ारों की तादाद में, फिर लाखों की तादाद में फ़लस्तीन की तरफ आ रहे थे और यहाँ पे आके ज़मीनें खरीद रहे थे और पूरा सेटअप बना रहे थे। उसके दौरान कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे और कुछ इदारे थे जिन्होंने यहूदियों को तुन के सपोर्ट किया और बाकायदा पैसे दिए, इमिग्रेशन में सपोर्ट की और ज़मीन खरीदने में सपोर्ट की। उसके लिए कुछ इदारे थे जिन्होंने यहूदियों को बाकायदा सपोर्ट किया। जूश एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन, ये एक बरतानिया गवर्नमेंट का इदारा था जिसका ये काम था कि इमिग्रेशन और लैंड एक्विजिशन में बाकायदा यहूदियों को मदद करे। दूसरा इदारा था जूश नेशनल फंड। जूश नेशनल फंड ज़मीन खरीदने के लिए बाकायदा पैसा देता था यहूदियों को। तीसरा इदारा था रिविजनिस्ट ज़ियोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये यहूदियों का मिलिटेंट विंग था जिसका काम यही था कि वो यहूदियों को सपोर्ट करने के लिए अरबों के साथ लड़ते थे और अरबों के साथ मुख्तलिफ लड़ाइयों की वजह से उन्होंने 3000 से ज़्यादा अरब 1930s की दहाई में मारे थे। ये जो हिटलर ने होलोकॉस्ट शुरू किया था, इसमें 60 लाख से भी ज़्यादा यहूदियों को मारा था और जिसकी वजह से कई लाख यहूदी यहाँ पे आके सेटल हुए थे फ़लस्तीन में। हिटलर ने यहूदियों की ज़िंदगी तंग कर दी थी, उनको सेकंड क्लास सिटीज़न का दर्जा दिया गया था और वहाँ पर उनके लिए पाक्स में एंट्री बैन थी। 1936 की बात है, बरतानवी हुकूमत ने पील कमीशन बनाई जिसका मकसद ये था कि अरबों और जो यहूदियों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं उसका मकसद जाना जाए। उस कमीशन ने बड़ी अजीब मंतक पेश कर दी क्योंकि वो बरतानिया की कॉलोनाइजेशन के हिसाब से काम कर रही थी। उसने कहा कि अब फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। 1937 में उसने अपना एक प्लान बनाया जिसके मुताबिक 1/3 जो फ़लस्तीन का है वो यहूदियों के पास चला जाए, 2/3 जो एरिया है वो अरबों के पास रहे। इसको अरबों ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया और काफ़ी यहूदियों ने भी इसे बिल्कुल ही मना कर दिया। दूसरी तरफ अरब हायर कमेटी जो कि फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करती है, उसने इसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। बरतानवी साम्राज्य की हमेशा से ये चाल रही थी कि वो फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड करे, तो हमेशा से इसके ऊपर वो कोशिशें करता रहता था। उसके हवाले से जैसे ही वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो उसने दोबारा प्रेशर बिल्ड करना शुरू किया जिसमें फ्रांस और अमेरिका बीच में आ गए। जब बरतानवी साम्राज्य की बात अरब बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे तो उसने ये जो टास्क था यूएन को सौंप दिया। 1945 में बड़ी मुश्किल से यूनाइटेड नेशंस बना। उसके बाद वो फ़लस्तीन के पीछे पड़ गया ताकि वो उससे 2 हिस्सों में बांट सके। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशंस ने अपना एक रेजोल्यूशन लाया जिसका मकसद ये था कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा। जो जेरूसलम रहेगा वो इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। उसके तहत वोटिंग भी करा दी गई जिसे रेजोल्यूशन 181 कहा जाता है। उस रेजोल्यूशन के तहत जो 55% एरिया था वो यहूदियों को जाएगा यानी कि ज्यूइश स्टेट, और जो 45% एरिया होगा वो जाएगा अरबों को, और जो जेरूसलम है वो यूनाइटेड नेशंस के कंट्रोल में रहेगा या इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। अरबों ने इसे बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनके कंट्रोल में 94% इलाका पहले ही था। वो क्यों यहूदियों को इतनी बड़ी एरिया दे देते। इसराइली तो बड़ा खुश थे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे यहूदी भी इस यूएन के फैसले से खुश नहीं थे। 1948 में ब्रिटिश राज ने फैसला किया कि वो फ़लस्तीन को छोड़ के चले जाएंगे। 14 मई 1948 को उन्होंने फ़लस्तीन को छोड़ा और अपनी सारी जो फोर्सेस से वापस लेके गए। 15 मई 1948 को इसराइल ने अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया। जो ज़ानिस्ट फोर्सेस थी उन्होंने फ़लस्तीन के 55% एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया और अपनी हुकूमत कायम कर ली। उसके जवाब में जो अरब थे उन्होंने फर्स्ट अरब इजराइल वार की शुरुआत कर दी। जिन अरब ममालिक ने इसराइल से जंग शुरू की थी उसमें इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन और इराक शामिल थे। अरब जो जंग हार गए, जो इसराइल था उसने 78% फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया लेकिन जो गजा पट्टी थी वो मिस्र के कब्जे में चली गई। इसके बाद तो एक तबाही सी आ गई, 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाला गया। उसके बाद तो बड़ी मुश्किल से फ़लस्तीनियों के पास 22% एरिया बचा था जिसमें वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप शामिल थे। इसके अलावा तो यरूशलेम के ऊपर इसराइल ने पहले ही कब्जा करके रखा था। 1949 में आर्मिस्टिक एग्रीमेंट्स हुए थे जिसके तहत इसराइल ने इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और लुबनान के साथ सीज फायर किया था और आर्मिस्टिक एग्रीमेंट साइन हुए थे। उसके बाद बॉर्डर लाइन भी खींची गई थी। फ़लस्तीन की तबाही और हालात देखकर पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसका काम यह था कि जो भी फ़लस्तीनी ग्रुप है उन्हें इकट्ठा किया जाए और फ़लस्तीन के लिए एक आवाज़ बन के लड़ा जाए इसराइल के साथ। पीएलओ वक्त के साथ मशहूर होती जा रही थी। 1960, 1970 और 1980 की दिहाई में इसने इसराइल को बड़ा टफ टाइम दिया था। वक्त के साथ जो इसराइल था वो और भी ताकतवर बनता जा रहा था और अरबों का इस चीज़ का बड़ा ही डर था। तो उन लोगों ने 1967 में इसराइल के साथ दूसरी जंग शुरू कर दी जिसे 6 डे वार भी कहा जाता है।
इसमें इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया ने इसराइल के ऊपर हमला कर दिया। दूसरी जो अरब रियासतें थी उन्होंने भी इन्हें बाकायदा सपोर्ट किया, लेकिन फिर भी इसराइल जीत गया। इसके बाद तो इसराइल ने पूरी फ़लस्तीन के ऊपर कब्जा कर लिया। जो गजा स्ट्रिप पहले इजिप्ट के पास थी उसे छीन लिया। इजिप्ट का एक अपना पेनिनसुला था, सिनाई पेनिनसुला, उसके ऊपर कब्जा कर लिया। जैसे 1948 में इसराइल ने 7.5 लाख फ़लस्तीनियों को अपने वतन से निकाला था, अभी उसने 3 लाख फ़लस्तीनियों को अपने वतन से निकाल के सिक्योरिटी का सबब बता दिया। अरबों को इस चीज़ से सीखना पड़ेगा कि इसराइल से लड़ना है तो 2 चीज़ों के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, दूसरा कैपिटलिज्म, वरना ये इसराइल से नहीं जीत पाएंगे। पीएलओ की जो तहरीक थी वो जारी थी। 1974 में यासिर अरफात ने यूनाइटेड नेशंस में स्पीच दी और अमन के ऊपर बात की और कहा कि फ़लस्तीन को जो हक है उसका हक मिलना चाहिए। मिस्र वालों ने देखा कि वो इसराइल के साथ लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने एक ट्रीटी साइन की 1979 में। इसमें जो पीएलओ थी उसे बिल्कुल भी बुलाया नहीं गया और पीएलओ की कोई भी राय नहीं सुनी गई। पीएलओ की एक्टिविटीज़ देखकर इसराइल परेशान हो गया। इसराइल को लगने लगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो एरिया है पीएलओ वापस ले ले, तो इसराइल ने पीएलओ के ऊपर धावा बोल दिया। 1982 में इसराइल ने लुबनान के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से 18,000 शहरी और फाइटर्स ने अपनी जानें गंवाई। बहुत ज़्यादा जो फ़लस्तीनी फाइटर्स है इसमें मारे गए, जिसकी वजह से पीएलओ कमज़ोर बन गई। उसके बाद पीएलओ ने कभी भी अपना एक आर्म्ड ग्रुप नहीं बनाया। लुबनान में जैसे ही इसराइल ने कब्जा जमाया तो एक नया ग्रुप सामने आ गया, हिजबुल्लाह का, जैसे पार्टी ऑफ गॉड भी कहा जाता है। उसने इसराइल को वहां से बाकायदा निकाल दिया और वो पहला ही ग्रुप था जिसने इसराइल को शिकस्त दी थी। हिजबुल्लाह को ईरान की सपोर्ट है। हिजबुल्लाह ग्रुप के मुताबिक उनके पास 1 लाख सोल्जर हैं और रेडी हैं इसराइल के साथ जंग करने के लिए। उन्होंने इसराइल के साथ माजी में भी काफ़ी जंगें लड़ी हैं और हाल ही में जो हमास को सपोर्ट मिल रही है उसमें हिजबुल्लाह का बड़ा हाथ। दूसरी तरफ 1987 के दौरान कुछ ऐसे हादसा पेश आए जिसकी वजह से हमास वजूद में आई। हमास की कहानी यह है कि गजा में कैंप थी। शुरुआती दिनों में जो हमास था वो एक मजहबी ग्रुप था जो कि मजहब की तबलीग में अपना किरदार अदा करता था, लेकिन 1987 में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आए जिसकी वजह से ये एक वायलेंट ग्रुप बन गया। फर्स्ट इंतफादा की बात की जाती है। इसके दौरान क्या हुआ था कि गजा में एक कैंप के करीब एक वैन को इसराइली फौज की ट्रक ने हिट किया था, जिसकी वजह से 4 लोग फौत हो गए थे और 10 लोग जख्मी हो गए थे। उसके बाद जो हमास के लोग थे वो बिल्कुल ही वायलेंट बन गए। उन्होंने इसराइल के कई जो चेक पॉइंट थी उन्हें जला दिया, इसराइल की गाड़ियां जला दी। बाद में इसराइल ने क्या किया, 20,000 फौजी जंग के लिए छोड़ दिए और बड़ी जंग हुई हमास और इसराइल के बीच में और हमास एक ग्रुप उभर कर आ गया। मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर इसराइल को हमास ने टफ टाइम दिया है। हमास की गिरफ्त बहुत ज़्यादा है गजा में, जिससे इसराइल खुद भी डरता है। इसराइल ने चारों तरफ से गजा को कंट्रोल में रखा है, फिर भी वो हमास से बड़ा डरता है। 1988 में हालात को मद्देनजर रखते हुए पीएलओ ने और यासिर अरफात ने एक नया रुख लिया। उन्होंने 2 स्टेट मॉडल की बात करना शुरू किया। उनका यह कहना था कि यूएन का जो मॉडल है उससे फॉलो किया जाए, लेकिन वहाँ पे थोड़ी सी तब्दीली करके जो जेरूसलम है वो फ़लस्तीन को दिया जाए। गजा, वेस्ट बैंक और जेरूसलम फ़लस्तीन का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन इसराइल ने ये बात नहीं मानी। अब जो पीएलओ थी वो अमन की राह पे चल पड़ी थी और पीएलओ की ये सोच थी कि इसे सिर्फ अमन से हल किया जा सकता है। तो पीएलओ ने 1993 और 1995 में ऑस्लो अकॉर्ड्स के ऊपर काम किया। ऑस्लो अकॉर्ड्स का मतलब ये था कि अब ये इसराइल और फ़लस्तीन की ये पीस डील है। ऑस्लो अकॉर्ड्स इसराइल और फ़लस्तीन की डील थी जो 1993 और 1995 में हुई। 1993 में यह तय हुआ था कि इसराइल अपनी फ़ौज और लोग गजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक से वापस बुला लेगा। उसके बाद जो बातें हैं फाइनल एग्रीमेंट की तरफ चलेंगी। उसके बाद फ़लस्तीन अथॉरिटी बना दी जाएगी और फ़लस्तीनियों को इजाज़त दी जाएगी कि आकर अपनी हुकूमत करें। जैसे ये चीज़ें तय हुई थी वाइट हाउस में कि इस तरह से इसराइल अपनी फ़ौजें और लोग वापस बुलाएगा, वो नहीं हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी यासिर अरफात ने 1995 में इसराइल के साथ दोबारा वही एग्रीमेंट शुरू किया, लेकिन कुछ अनहोनी सी बात हो गई। इस डील के फ़ौरन बाद इसराइल के प्राइम मिनिस्टर इसाक राबिन को मारा गया, जिसकी वजह से इस डील के ऊपर बिल्कुल भी अमल ना हो सका। यासिर अरफात तो खुश था इस डील से ताकि फ़लस्तीनियों को कुछ तो हिस्सा मिलेगा, लेकिन फ़लस्तीनी बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो चाह रहे थे कि पूरा का पूरा जो हमारा एरिया है वो पहले वाला एरिया हमें मिले। दूसरी तरफ जो हमास था, लोग हमास को चाहने लगे थे क्योंकि हमास लोगों को ये आसरा दे रहा था, लोगों को ये बात बता रहा था कि हम इसराइल से अपनी धरती वापस ले सकते हैं। इसराइल बहुत ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से हमास भी उसका इतना कुछ बिगाड़ नहीं पाई। ये बातें चलती रही। यासिर अरफात फौत हो गए, जिन्हें जहर दे के मारा गया था। दूसरी तरफ 2005 में इसराइल ने गजा स्ट्रिप से अपनी फोर्सेस वापस बुला ली। 2006 में इलेक्शन हुए, हमास इलेक्शन जीत गया
और हमास ने अपनी हुकूमत बनाई। जैसे ही हमास ने अपनी हुकूमत बनाई, इसराइल ने दोबारा गजा स्ट्रिप को चारों तरफ से अपने ब्लॉकेड में घेर लिया। मौजूदा दौर के गजा और वेस्ट बैंक आज भी इसराइल के चारों तरफ से कंट्रोल में हैं और इसराइल हमेशा से चाहता है कि इनके ऊपर कंट्रोल जमा के रखे। अब भी मुख्तलिफ कोशिशें की जाती हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन की जंग को ख़त्म किया जाए ताकि फ़लस्तीनी भी आम जिंदगी गुजारना शुरू करें, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। मौजूदा दौर में इसराइल ने हमले करके 8,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को मारा, जिसमें बच्चे, बूढ़े, हर उम्र के लोग हैं। इसराइल ने हॉस्पिटल्स तक को नहीं छोड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि फ़लस्तीन के हालात बेहतर होंगे, फ़लस्तीनियों की ज़िंदगी बेहतर होगी। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर ये वीडियो अच्छी लगी आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को फैला दें ताकि मुख्तलिफ लोगों को फ़लस्तीन और इसराइल की हिस्ट्री का बाकायदा पता चले।